हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंट्स की क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं और अकाउंट्स की क्लास में आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है नीड फॉर अकाउंटिंग। एट द एंड ऑफ द ईयर एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू नो व्हाट इज़ द रियल पोजीशन ऑफ हिज बिजनेस। प्रत्येक व्यापारी ये जानना चाहता है कि साल के अंत में उसके व्यापार की क्या स्थिति है। उसने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी उस कैपिटल में वृद्धि हुई है, कमी हुई है, उसके रियल डेप्टर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, एसेट्स की पोजीशन क्या है। इन सारी बातों को जानने के लिए एक ऐसे सिस्टम की हमको आवश्यकता पड़ती है जो हमको सही जानकारी दे सके। तो वाया अकाउंटिंग हम इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे डेप्टर्स, क्रेडिटर्स, सेल्स, परचेज इत्यादि की क्या पोजीशन है और हम अपने बिजनेस के बारे में सही जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह हमारे लिए अकाउंटिंग सपोर्ट करता है प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी के लिए। साथ ही साथ अकाउंट्स हमको सपोर्ट करता है कि हम जो इनकम टैक्स देते हैं या जीएसटी देते हैं तो उसकी कैलकुलेशंस के लिए भी हमको अकाउंटिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो अकाउंटिंग का एक ऐसा प्रोसेस हमारे पास होना चाहिए जिससे कि हमारी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। तो इसलिए हम अकाउंट्स का यूज़ करते हैं। यदि हम मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग को समझने के लिए हम कुछ डेफिनेशंस पर चर्चा करेंगे। जैसे अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in issue in terms of money transactions and events which are in part at least at the financial character। तो अकाउंटिंग को जो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं ट्रांजैक्शंस को, उनको रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना एक सिस्टमेटिक मैनर में, ये सारा की सारा काम हमारा अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। और विशेष हमको जो स्पेशली याद रखना है वो ये है कि हमारा जो अकाउंट्स हम बना रहे हैं उसमें हम केवल मॉनेटरी टर्म्स के ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करेंगे जिससे कि हमको सही रिजल्ट भी प्राप्त हो सके। एक डेफिनेशन पर हम और चर्चा करें तो नियरली एवरी बिजनेस इंटरप्राइज हैज अकाउंटिंग सिस्टम। It is a means of collecting, summarizing, analyzing and reporting in monetary terms information about business। R.N. एंथोनी की जो डेफिनेशन है, तो पहली डेफिनेशन हो या दूसरी डेफिनेशन हो, लगभग दोनों में एक जैसी बात कही गई है। कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम को हम यूज़ करें उसमें हमको डाटा को कलेक्ट करना है, रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को हम कलेक्ट करें, उन ट्रांजेक्शन्स के बारे में हम पर्टिकुलर जर्नल एंट्री, सब्सिडरी बुक्स वगैरह ये सभी तैयार करेंगे, एनालाइज करेंगे, खाते बनाएंगे एंड उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। तो यदि ये सारा सिस्टम हम जिस प्रोसेस में यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए अकाउंटिंग कहलाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ अब अभी जिस डेफिनेशन को हमने और नीड को समझा है तो उनके आधार पर हम डेफिनेशन के आधार पर आगे हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि जो अकाउंटिंग है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी रहेंगी। तो अकाउंटिंग की कुछ विशेषताओं पर हम डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो जो अकाउंटिंग है वो कला भी है, विज्ञान भी है। तो इसको समझने के पहले हम ये समझ लें कि कला क्या है और विज्ञान क्या है। तो किसी भी काम को सिस्टमेटिक तरीके से करना एक कला है और असिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस, और किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन करना विज्ञान है। यदि हम अकाउंटिंग रेफरेंस में इसको बात करें तो ये जो हमारा अकाउंटिंग है, तो अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड जो बना रहे हैं उसको क्लासीफाई करना, समराइज करना एक टेक्निक है हमारे लिए। तो ये आर्ट से रिलेटेड है तो इसलिए इसको अपन आर्ट कहेंगे। और वाइल सेकंड और हम बात करें तो इसमें हमको नेट प्रॉफिट वगैरह ये सभी फाइंड आउट होने वाला है।
और यदि सिस्टमेटिक नॉलेज की हम बात करें तो अकाउंट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। यदि हमारे पास वो नॉलेज नहीं है तो हम उस अकाउंटिंग रिकॉर्ड को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो सिस्टमेटिक इसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस, उसको फॉलो करना पड़ता है और उसी के बाद हम सारे अकाउंट्स को तैयार कर पाते हैं। तो इस तरीके से अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस, बोथ, ये दोनों हैं। सेकेंड वन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। अकाउंटिंग में आप केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करेंगे। दैट मीन्स कि जो भी आपके ट्रांजेक्शन्स किए जा रहे हैं वो एटलीस्ट फाइनेंशियल करेक्टर के ही होना चाहिए। सपोज आपके बिजनेस में किसी मैनेजर का आपस में झगड़ा हो गया कर्मचारियों से, या मैनेजर बहुत इंटेलिजेंट है, तो उस चीज़ को हम हमारे बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हालांकि ये हमारे बिजनेस को काफ़ी प्रभावित कर रही है घटना, लेकिन तो भी क्योंकि इसमें फाइनेंशियल करेक्टर नहीं है, इसलिए इस डीलिंग को बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो हमको ये याद रखना है कि हम जो भी बिजनेस टर्म्स के इसमें यूज़ करेंगे तो वो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही होना चाहिए। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, इसको याद रखें। एंड थर्ड वन इज रिकॉर्डिंग ऑफ इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जो भी आप ट्रांजेक्शन्स हैं उनको इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन्स को ही आपको रिकॉर्ड करना है। सपोज दैट आपके पास कोई एसेट्स के नंबर हैं कि आपके पास 5 मशीन्स हैं, 5 ट्रक्स हैं या 5 बिल्डिंग्स हैं, तो वो नंबर ऑफ बिल्डिंग्स और मशीन्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स, बट इट्स रिकॉर्डेड इट्स फाइनेंशियल वैल्यू। उसकी फाइनेंशियल वैल्यू को आपको रिकॉर्ड करना है। अब मान लीजिए आपके पास 5 मशीनें हैं, 5 लाख रुपए की ट्रक है, 20 लाख रुपए की, तो वो आप रिकॉर्ड करेंगे, ना कि आप उनके नंबर्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो इसलिए आप इसको याद रखें कि जो आप टर्म्स यूज़ करेंगे तो उसमें आपका मनी टर्म्स के साथ साथ उसका आपका ध्यान रखना है कि हमको केवल मनी टर्म्स को ही रिकॉर्ड करना है। देन इसके बीच में हम एक चीज़ और समझ लें कि स्मॉल बिजनेसमैन जो होता है वो केवल एक जनरल को रिकॉर्ड करता है, जनरल बुक ही वो मेंटेन करता है, उसी में सारी व्यवस्थाएं कर लेता है। जबकि एक बड़ा बिजनेसमैन जो है, तो बड़ा बिजनेसमैन क्या करता है कि जनरल की जगह वो उसके डिविजन्स बना लेता है, जिसको हम सब्सिडरी बुक्स कहेंगे। तो सब्सिडरी बुक्स को बड़े बिजनेसमैन द्वारा यूज़ किया जाता है। सब्सिडरी बुक्स में जैसे कैश बुक है, आपकी सेल्स बुक है, परचेज बुक है, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल एक्सेट्रा बुक्स को वो यूज़ करता है। जिससे क्या है कि उसका वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और आसानी से काम को किया जा सकता है। क्योंकि बड़े बिजनेस में ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होते हैं, इसलिए काम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम सब्सिडरी बुक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको याद रखना है। अभी हमने 3 पॉइंटों पर बात की थी कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली एंड रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। द नेक्स्ट वन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इसकी क्लासीफाइंग। क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंट पार्ट है अकाउंटिंग के लिए। हम जनरल एंट्री को प्रिपेयर करने के बाद, जनरल एंट्री में सभी टाइप की एंट्रीज हमारे पास मिक्सचर हैं, उन एंट्रीज को हम क्लासीफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए जो काम आप करेंगे तो आपको ये सारा प्रोसेस लेजर में करना है। जनरल एंट्री के बाद लेजर तैयार की जाती है और लेजर में सेपरेट अकाउंट आपके द्वारा क्रिएट किए जाएंगे जो सिमिलर ट्रांजैक्शंस जो एक जैसे हैं। सपोज दैट आपने कैश अकाउंट क्रिएट किया तो उसमें केवल कैश ट्रांजैक्शंस को ही आप रिकॉर्ड करेंगे। परचेज बुक, परचेज अकाउंट आप बनाएंगे, सेल्स अकाउंट आप बनाएंगे, डेटर्स, क्रेडिटर्स, मशीन एक्सेट्रा, डिफरेंट अकाउंट्स आपके द्वारा क्रिएट किए जाएंगे। तो जो अकाउंट्स का जो आपका क्रिएशन है वो आप क्लासीफाइंग प्रोसेस में करेंगे और उसमें हम लेजर में अकाउंट्स को तैयार करेंगे। देन इसके बाद है हमारे पास समराइजिंग। तो समराइजिंग दैट मीन्स कि आपने जो काम अभी किया था, जनरल एंट्री प्रिपेयर किया, आपने लेजर बनाया, क्लासीफाई किया, अब उस चीज़ को आपको समराइज करना है। तो समराइज करने के लिए आप ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे। ट्रायल बैलेंस के बेस पर हम फाइनेंशियल अकाउंट्स को तैयार करते हैं, जिसमें हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को तैयार करेंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट हमारे लिए एक प्रॉपर जानकारी मिल पाती है कि हमारे बिजनेस की रियल पिक्चर पोजीशन क्या है।
हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है या ग्रॉस लॉस क्या है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस की क्या पोजीशन है, और व्हाट्स अबाउट एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो इस तरीके से हम ये समराइजिंग प्रोसेस को करेंगे। यदि हम इस पूरे प्रोसेस को एक लाइन में समझना चाहें तो ये प्रोसेस एक पूरा साइकिल के रूप में है। साइकिल जस्ट लाइक आप इस टाइप से समझिए कि सबसे पहले आपके लिए ट्रांजैक्शन हुआ, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन आपके द्वारा किया गया। ट्रांजैक्शंस जो आपने किए हैं उनको आप रिकॉर्ड करेंगे जनरल में रिकॉर्ड कर सकते हैं यदि आप छोटे बिजनेसमैन हैं, और यदि आप बड़े बिजनेसमैन हैं तो आप उसको सब्सिडरी बुक्स में आप बना सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कैश बुक है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये सारी बुक्स हैं। यदि इन बुक्स के अलावा कोई अलग ट्रांजैक्शन हमारे पास बचता है तो उसको हम जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जनरल में रिकॉर्ड करने के बाद अगला प्रोसेस हम जो यूज करेंगे वो लेजर बनाएंगे। लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे, और ट्रायल बैलेंस के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट ये तैयार करेंगे, बैलेंस शीट फाइनेंशियल अकाउंट को लिए। और इस तरीके से हमारा एक पूरा साइकिल तैयार हो जाएगा। जनरल एंट्री से लेकर के बैलेंस शीट तक का पूरा प्रोसेस एक साइकिल है हमारे पास। तो ट्रांजैक्शंस क्रिएट होना, जनरल एंट्री करना, लेजर बनाना, एंड आफ्टर दैट उसका ट्रायल बैलेंस, एंड नेक्स्ट वन आपके फाइनल अकाउंट आप तैयार करेंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो इस तरीके से आपका ये कैरेक्टरिस्टिक्स पर हमने चर्चा की। और नेक्स्ट वन हमारे पास जो रहेगी वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट विशेषता है ये हमारे लिए कि हमने जो सारा काम तैयार किया हुआ है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट क्रिएट की है, तो उस ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को रिलेटेड पार्टीज के लिए हमको समझाना है, इंटरप्रिटेशन करना है, एक्सप्लेन करना है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो जो पार्टीज हमारे से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो प्रोप्राइटर हों, हमारे फाइनेंसर हों, हमारे वर्कर्स हों, तो उन सभी के लिए हम अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में एक्चुअल में चल क्या रहा है, तो हमारा प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी की क्या पोजीशन है। तो ये सारी की सारी बात जो हम बताएंगे, तो दैट्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। तो ये बैलेंस शीट के बेस पर आप पूरा डिस्प्ले करते हैं, जिससे कि उनको समझ में आ जाता है कि आपके बिजनेस की क्या एक्चुअल पोजीशन है। देन लास्ट वन कम्युनिकेटिंग। तो कम्युनिकेट करना, तो दैट मीन्स कि आप अपने डाटा को सभी के लिए बताएंगे जो भी आपके बिजनेस से जुड़े हुए हैं। तो अकाउंटिंग एट्रीब्यूट्स आल्सो इंक्लूड द कम्युनिकेशंस ऑफ फाइनेंशियल डाटा to the users who analyze them as per their individual requirements। तो कोई यदि आपसे कोई जानकारी मांगता है तो आप आसानी से आप उसको दे सकते हैं। तो इस तरह अभी हमने सारी विशेषताओं को समझा। अगेन मैं केवल पॉइंट्स आपके लिए रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। सेकेंड वन, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। एंड थर्ड वन, रिकॉर्डिंग ऑफ टर्म्स इन मनी, देन क्लासीफाइंग, then summarizing, or after that interpretation of the results, and next one communicating। तो इस तरीके से हम ये सारी बात को समझेंगे। इसके बाद जो हम चर्चा करने जा रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए, और वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। हम किसी भी सब्जेक्ट को जानना चाहें और यदि उसका कोई उद्देश्य ही नहीं है तो फिर हम उसके लिए क्यों तैयार करना चाहते हैं। तो बिजनेस में चूँकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तैयार किए जा रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए, तो इसलिए हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को जानें कि क्या इसके उद्देश्य हैं। तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है हमारे लिए वो है हमारे लिए टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। जैसा कि इस पॉइंट के नेम से ही क्लियर हो रहा है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, जितने भी आपके ट्रांजेक्शन्स आपके द्वारा किए गए हैं उन सभी का आपको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड आपको तैयार करना है। और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड तैयार करने के लिए आपको अकाउंटिंग प्रोसेस को ही फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो आप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को तैयार नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे लिए है, सेकंड वन टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका उद्देश्य ये है कि हम जो भी वर्क कर रहे हैं तो उससे हमारे लिए एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी हमारे लिए मिल सके। यदि हमने केवल जनरल एंट्री को प्रिपेयर किया या केवल लेजर हमने बना लिया या ओनली ट्रायल बैलेंस तक हम पहुंच पाए हैं, तो इस बेस पर हमको जानकारी नहीं मिल पाएगी कि हमारे बिजनेस में एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हमारी पोजीशन है। तो इसको जानने के लिए हमको पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस ही यूज़ करना पड़ेगा। तो जब कंप्लीट अकाउंटिंग प्रोसेस यूज़ करेंगे तो हम आसानी से
हम पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना है और हमारी एसेट्स की बिजनेस की वैल्यू क्या है। तो ये सारी चीज़ हमारे लिए आसानी से कैलकुलेट हो सकती है। द नेक्स्ट वन, टू नो द एग्जैक्ट रीज़न लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जैसा कि हम देखते हैं कि बिजनेस में कभी हमको प्रॉफिट होता है और कभी हमारे लिए लॉस होता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारे बिजनेस में हो रहा है तो उसके लिए एग्जैक्ट रीजंस क्या हैं उनको भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कंटिन्यूड हो रहा है तो हमको उन पॉजिटिव पॉइंट्स को बनाए रखना है, और यदि हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है तो लॉस के रीजंस को हम फाइंड आउट करें कि लॉस के रीजंस हमारे पास क्या क्या है, और उन लॉस के रीजंस के लिए हम जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें, जिससे कि बिजनेस को फ्यूचर में सेफ मोड में लाया जा सके। तो ये सारा प्रोसेस तभी संभव है जब हम प्रॉपरली अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे और हमारे पास सभी जानकारी पिन पॉइंट हमारे पास होगी। यदि हमारे पास जानकारी नहीं है कि क्या हमारी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो हमारे बिजनेस के लिए काफ़ी नुकसान हो सकता है। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो हम अपने बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं। हमको विंडो ड्रेसिंग से बचना है, दिखावे से बचें बिजनेस में जो है वो एक्चुअल में होना चाहिए। तो उसको जानने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट ये तैयार करते हैं। तो बैलेंस शीट में डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक एक्सेट्रा ये सभी जानकारी, क्लोजिंग एसेट्स, फिर क्लोजिंग स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स, ये सभी जानकारी हमको आसानी से मिल पाती है। तो इस तरीके से हम एक्चुअल बिजनेस की पोजीशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। स्पेशली याद रखें जो भी हमारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस जो हमने रिकॉर्ड किए हुए हैं और अकाउंटिंग प्रोसेस की जो हमारी टर्मिनोलॉजी है, सभी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें। अकाउंट्स बनाते समय विंडो ड्रेसिंग से बचें। सपोज दैट आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और आपने चार्ज नहीं किया तो एक तरफ हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखाएगा, एसेट्स भी हमारी काफ़ी बढ़ी हुई दिखाएंगी कि काफ़ी अच्छी पोजीशन है, जबकि रियलिटी ये है कि डेप्रिसिएशन एक कंपलसरी एक्सपेंसेस था जिसको हमने डील नहीं किया है। तो इस तरीके से अपने को थोड़ा याद रखना है। द नेक्स्ट वन, टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। हम कंपेयर करें, अपने आप को ही कंपेयर करें कि डे 1 से या ईयर 1 से और हमारा कंटिन्यूड बिजनेस की क्या ग्राफ बन रहा है। हमारा बिजनेस कंटिन्यूड लगातार प्रोग्रेस की ओर है या बीच में डिक्लाइन आ रहा है। तो ये सारी जानकारी भी हमको अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ही उपलब्ध हो पाएगी, जो कि हम सिस्टमेटिक अकाउंट के द्वारा ही जानकारी ले सकते हैं। देन टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हमारे बिजनेस में यदि किसी भी तरह का कोई फ्रॉड हो रहा है तो वो आसानी से हम पकड़ सकते हैं और बिजनेस को लॉस होने से बचा सकते हैं। देन नेक्स्ट वन, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशंस टू वेरियस पार्टीज़। हमारे बिजनेस से बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स हैं, ओनर्स हैं, बैंक्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट हैं। तो वो सभी लोग हमसे जानकारी चाहते हैं कि हमारे बिजनेस की एक्चुअल में क्या पोजीशन है। तो वो सारी जानकारी भी हम उनको उपलब्ध करा सकें, तो इसके लिए भी हम अकाउंट्स को यूज़ करेंगे। तो इस तरह अकाउंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, इनके पॉइंट्स को मैं रिपीट करना चाहूँगा। टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, टू नो द एग्जैक्ट रीजन्स लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, to ascertain the progress of the business year to year, and to prevent the detect errors and fraud, and last one, to provide information to various party। तो ये सारी जानकारी हमने ली। एंड आज के लिए जो हमारा लास्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा वो रहेगा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के लिए। तो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में हम समझें तो पहला जो फंक्शन है सबसे महत्वपूर्ण वो है मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अकाउंट का मेन काम यही है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जितने भी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस का हमारे पास कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होना चाहिए। यानी जनरल एंट्री से लेकर के लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट तक हमको सारा काम सिस्टमैटिक मैनर में करना है। फर्स्ट वन। सेकेंड वन, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ वेरियस पार्टीज़। तो जितनी भी पार्टीज हमारे बिजनेस से जुड़ी हुई हैं उन सब को हम सही जानकारी उपलब्ध करा सकें, ये हमारा सेकंड फंक्शन है अकाउंटिंग का। थर्ड वन, प्रोटेक्टिंग
दी एसेट्स ऑफ बिजनेस, हमको एसेट्स को सेव मोड में लेकर के आना है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले समझाया था कि मान लीजिए डेप्रिसिएशन आपने एसेट्स पे चार्ज नहीं किया तो प्रॉफिट आपका ज़्यादा दिखेगा, और प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या आप सेल्फ यूज करेंगे, जो कि रियलिटी में ये है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ था इतना, वो कैपिटल आप एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे जो कि बिजनेस के लिए हार्मफुल है। तो इस तरह एसेट्स का आप ख्याल रखें, अपनी एसेट्स को कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री, डेटर्स, ये सभी आपको प्रोटेक्टिव मोड में रखना है। देन प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और वो सभी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस के लिए उनके बेस पर ही मैनेजर्स फ्यूचर में डिसीजन लेते हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी सपोर्टिव रहता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। और ट्रस्टीशिप, तो इन केस ऑफ कंपनीज द मैनेजमेंट इज ट्रस्टी विद द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज ऑफ द इंटरप्राइजेस। तो यदि हम कंपनी रिफॉर्म में बात करें तो कंपनी में आम जनता का पैसा लगा हुआ होता है और मैनेजमेंट बॉडी उस पैसे को बेहतर यूज करती है। तो ट्रस्टीशिप की भावना की स्थिति में हमको ये याद रखना है कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमको मिल रहे हैं उनका मिसयूज ना हो, तो वो काम तभी हो पाएगा जब हम अकाउंटिंग को सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन करेंगे। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के लिए ट्रस्टीशिप। एंड नेक्स्ट वन, कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स, बहुत महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए। आज लीगल प्रोसेस के लिए भी हमारे लिए ये अनिवार्य हो चुका है कि हम अपने अकाउंटिंग को प्रॉपरली रिकॉर्ड करें। यदि हम अकाउंट्स नहीं बनाएंगे तो हमको इनकम टैक्स देना है, जीएसटी देना है, तो ये सारे कैलकुलेशंस भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम हमसे सभी इंफॉर्मेशंस को मांगती है, तो ये सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ के लिए भी हमको अकाउंट्स को प्रिपेयर करना आवश्यक है। एंड लास्ट वन, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत महत्वपूर्ण है अकाउंटिंग के लिए कि जब आप अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे और उसमें आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क किया हुआ है, तो उसमें क्या है कि आप प्रॉपर कर्मचारी को प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देंगे किसकी क्या जिम्मेदारी थी। तो इस तरीके से हमारे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में अभी हमने जाना, तो इसके पॉइंट्स को हम अगेन रिपीट कर लेते हैं। तो मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, communicating the financial results to various parties, protecting the assets of business, providing assistance to management and trusteeship, compliance of legal needs, and last one, fixing responsibilities। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में जो हमने जाना, तो वो हमने अकाउंटिंग नीड से स्टार्ट किया था कि अकाउंटिंग की आवश्यकता क्या है, हम इसको क्यों कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने जाना, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, और उसके बाद हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स को जाना। देन लास्ट वन, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जानकारी ली। तो इस तरह आज के जो लेक्चर में हमने ये सारी बातों को सीखा। हम सिस्टमेटिक प्रोसेस में ये सारा अकाउंटिंग प्रोसेस को करते जाएंगे, और मेरा उद्देश्य आपके लिए बेहतर से बेहतर एजुकेशन देना है। एक प्रयास है कि आपको कुछ बेहतर दिया जा सके। और इस अकाउंटिंग सब्जेक्ट को लेते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके और कंप्लीट आपके अकाउंट्स इस लेक्चरों के द्वारा पूरे किए जाएंगे। तो अभी हमने बेसिक स्टार्ट किया हुआ है, तो आप इस स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए इस चैनल से जुड़े रहे हैं। डॉक्टर रामजी दास राठौर, मैं अभी आपको ये सारी जानकारी दे रहा था, और मेरा यूट्यूब चैनल है इसी नाम से है, डॉक्टर रामजी दास राठौर के नाम से। आप इसको सर्च करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस लाइफ।